Hello and welcome to our business studies MCQ questions. First of all, I am really thankful to you कि आपने मुझ पे ट्रस्ट किया एंड आपने इस कोर्स को सब्सक्राइब किया. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि ये कोर्स करते करते आपका रिवीजन भी हो जाए. ये कुछ जो ड्यूरेशन है इसके अंदर आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए और साथ साथ में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी लर्न हो जाए. सो दैट इज़ माय मोटिव एंड एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है एंड आई नो एग्ज़ाम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है. सो हम कोशिश करेंगे कि हमारा प्रेशर कम हो जाए और हमारा सारा रिवीजन भी इसके साथ हो जाए. जो भी आपके टर्म वन में आ रहे हैं चैप्टर्स मैंने वही इसके अंदर कवर किए हैं एंड उसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो सबसे पहले हम चैप्टर वन के एमसीक्यूज लेंगे. सो आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर वन. The process of creating an internal environment where individuals work effectively and efficiently for achievement of goal is known as. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि एमसीक्यूज को आपको अटेंड किस तरह से करना है. एमसीक्यू में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे. आपको लगेगा यार ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी मिलता जुलता है. तो यूजुअली क्या होता है एमसीक्यू में, या तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे या फिर आपके जीरो मार्क्स आएंगे. जो आपको रिटन में बेनिफिट रहता है वो आपको एमसीक्यू में बेनिफिट नहीं रहेगा. यहाँ पे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट की जाती है. यहाँ पे रट्टाफिकेशन काम नहीं करेगा. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन पढ़ना है. उसके बाद हमें आंसर पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है. क्वेश्चन पढ़ के जो आपको लगता है या जो आपको याद है कि इसका आंसर क्या होगा, आपको वही अपने दिमाग में रखना है. बिकॉज अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा फिर इमीडिएटली अगर आपने ऑप्शन भी पढ़ लिए तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और फिर आप कभी चूज ही नहीं कर पाओगे कि यार सही आंसर क्या है. सो मैं आपको ये भी गाइड करूंगी कि आपको किस तरह से चूज करना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा. बिना ऑप्शंस को देखे ही आपको पहले से ही आंसर्स याद होने चाहिए, तभी सबसे बेस्ट तरीका रहेगा. आपका पेपर भी जल्दी खत्म हो जाएगा और आपके मार्क्स भी फुल आएंगे. वरना कंफ्यूजन हो जाएगा. इधर उधर चीटिंग करने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पड़ोसी का आंसर सही हो. इट्स बेटर आप अपनी तैयारी खुद करके जाओ, अपना क्वेश्चन पढ़ो और आपको जो लगता है कि यही इसका आंसर होना चाहिए फिर देखो कि वो ऑप्शन में है या नहीं है. फिर दूसरे ऑप्शन से आप थोड़ा सा मेंटल लेवल पे कैलकुलेट कर सकते हो कि यार मेरा वाला आंसर ज्यादा अप्रोप्रिएट है. अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन. द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इंटरनल एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर अचीवमेंट ऑफ अ गोल इज नोन एज. ये कहीं ना कहीं इज नोन एज, और जिस तरह से ये स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है दिस इज मोर लाइक अ डेफिनेशन. ये किसी ना किसी टर्मिनोलॉजी की जो हमारे कोर्स और मॉड्यूल में है उसकी ये डेफिनेशन है. ये डेफिनेशन किसकी हो सकती है, एक बार वापस पढ़ते हैं. द प्रोसेस यानी कि ये कोई ना कोई एक प्रोसेस है, यानी कि एक से ज्यादा काम इसके अंदर हो रहे हैं. ये प्रोसेस किसका है, टू क्रिएट एन इंटरनल एनवायरनमेंट. मतलब यहाँ पे हम हमारे जो भी माहौल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस स्टडीज है ना, तो यहाँ पे बिजनेस की बात होगी. तो हमारी जो भी बिजनेस का माहौल है, इंटरनल माहौल है, उसको हम क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि उसको हम बेहतर और अच्छा बना रहे हैं. दे आर इंडिविजुअल वर्क. मतलब यही ऑब्वियसली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे सारे इंडिविजुअल्स जो भी हमारे एम्प्लॉयज है या उनके नीचे भी जो वर्कर्स है वो सब वर्क करें इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर अचीवमेंट ऑफ अ गोल. मतलब कुछ टास्क, कोई गोल हमारे ध्यान में है, हमें वो अचीव करना है, उसके लिए हम सारा इंटरनल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं. डेफिनेटली ये तो डेफिनेशन मैनेजमेंट की ही है. मैनेजमेंट ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंटरनल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं और सारे इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली. किसके लिए, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए. सो ऑप्शन सी, मैनेजमेंट. Next question. When workers achieves target production of 100 unit at a higher cost, he is. मतलब उसने क्या अचीव किया है, उसने टारगेट प्रोडक्शन को अचीव किया, यानी कि उसने टारगेट को तो कंप्लीट कर लिया. यानी कि उसका टारगेट था 100 यूनिट्स को अचीव करना, वो तो उसने कर लिया, बट एट अ हायर कॉस्ट. मतलब दो तरह की टर्मिनोलॉजीज आपने अपने चैप्टर वन में पढ़ी होगी, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी. अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ याद होगा और अगर नहीं भी याद होगा इट्स ओके, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी साथ साथ में. इफेक्टिवनेस क्या होता है, इफेक्टिवनेस को याद करने के लिए इसका जो टी है साउंड, इफेक्टिव, ट ट टी, इसको याद रखना. ये टी किसके डिनोट करता है, टाइम पे क्या कंप्लीट करना, टारगेट को. सो टाइम प्लस टारगेट कंप्लीशन वो बताता है ये ठीक हो. तो यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय ने, किसी वर्कर ने, आपके मैनेजर ने अगर टाइम पे टास्क को कंप्लीट कर लिया है तो वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है. नाउ एफिशिएंट आप किसको कहोगे, सी, एफिशिएंट. सी किससे, कॉस्ट से.
अगर आपके उसी एम्प्लॉय ने मिनिमम कॉस्ट पे काम किया है, ज्यादा खर्चा नहीं लगने दिया, कम से कम खर्चे में आपका बेहतर से बेहतर काम करके दे दिया, टॉप नॉच, तो वो क्या है, एफिशिएंट है। यहाँ पे ये देखो, व्हेन वर्कर अचीव टारगेट प्रोडक्शन, उसने टारगेट टी, इफेक्टिव तो है, टारगेट उसने अचीव कर लिया एट अ हायर कॉस्ट, मतलब कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट लगे, इसका मतलब वो इफेक्टिव है पर एफिशिएंट नहीं है, यानी कि वो सिर्फ इफेक्टिव है। ऑप्शन नंबर बी। Okay, he is only effective. Remember this, effectiveness and efficiency. Effectiveness का T टाइम और टारगेट को कंप्लीट करने पे है, efficient का C कॉस्ट पे है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज, कोई भी चीज प्रोसेस कब होती है, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ स्टेप्स है जिनको आपको फॉलो करते हुए वो काम खत्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ कुक भी करना है तो उसके भी हमारे पास क्या होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। उन प्रोसीजर्स में क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस क्यों है, क्यों, क्योंकि उसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स है। अब सीरीज ऑफ स्टेप्स कैसे है, सोचो सोचो, बहुत सारे स्टेप्स है ना जो हमको फॉलो करने हैं, हमें प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, स्टाफिंग करनी है, डायरेक्टिंग करनी है, कंट्रोलिंग करनी है, ये सब हमको करना है, और ये सब एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि पहले हमने स्टाफिंग कर दी उसके बाद हमने प्लानिंग की। एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है, उन सीरीज को फॉलो करते करते ही हमें अपने जो भी गोल है उसको अचीव करना है। सो ये प्रोसेस क्यों है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ स्टेप्स। मैनेजमेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय वी एंड नॉट बाय आई। आई मतलब मैं, वी मतलब हम सब, यानी कि हम साथ साथ है। तो मैनेजमेंट को हमेशा वी से क्यों डिनोट करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा मैनेजमेंट तभी वो कहलाया जाता है जब वहां पे सारे लोग एक साथ एकजुट में रह के काम करते हैं। एंड मैनेजमेंट कभी भी कोई सिंगल चीज का तो मैनेजमेंट क्या होगा, जब भी कोई काम एकदम अकेले करना है तो उसमें कोई मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं है। मैनेजमेंट की तो तब जरूरत पड़ती है जब एक से ज्यादा काम या एक से ज्यादा लोगों के साथ मिलके हमें कोई काम, कोई गोल अचीव करना होता है। फिर चाहे वो कोई गेम खेलना हो, या डांसिंग हो, चाहे सिंक्रोनाइजेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, चाहे कोई वो इवेंट हो, वहां सब जगह क्या चाहिए होता है, मैनेजमेंट चाहिए होता है। और मैनेजमेंट के लिए क्या होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने शादी भी अगर देखी होगी, तो अगर वहां पे सारे वेटर्स, सारी इवेंट्स, सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज वे में होता है, तो हम क्या कहते हैं, यार यहाँ का मैनेजमेंट बहुत सुपर्ब है, कोई पार्टी हुई, कोई शादी हुई, हम यही बोलते हैं, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, इसलिए यहाँ पे वी से डिनोट होता है, वी मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल। मैनेजमेंट वर्क्स विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। नाउ मेनली मैनेजमेंट कौन से ऑब्जेक्टिव के काम करता है, वो तो फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे हमको ऑप्शंस देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये खुद चाहता है कि हम इनमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो उसको सेलेक्ट करें। तो मैनेजमेंट वर्क्स विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन ए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बी, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, सी, बिकमिंग अ मार्केट लीडर, डी, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। नाउ यू हैव टू थिंक कि इसका आंसर क्या हो सकता है। वेल, मैनेजमेंट ऑब्वियसली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे तो काम करता ही करता है, तो ए तो हो ही सकता है। सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे भी करता है, जितनी ज्यादा सेल्स होगी, जितना ज्यादा टर्नओवर होगा, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। मार्केट लीडर पे भी वो बिल्कुल काम करता है। अच्छा मैनेजमेंट का होने का मतलब क्या होता है, आप मार्केट में लीडर बनो। हर कोई कंपनी चाहती है कि यार वही मार्केट अपनी सेक्टर में वही लीडर हो। रिलायंस चाहती है कि यार टेलीकॉम सेक्टर में सबसे ऊपर मैं ही होनी चाहिए, रिफाइनरी में भी रिलायंस ही होनी चाहिए, हर चीज में रिलायंस ही होनी चाहिए, इसलिए वो बेस्ट से बेस्ट मैनेजमेंट रखती है। देन मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। नाउ यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो रहा है यार, ए भी ऑप्शन है, बी भी है, सी भी है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन है। तो ये जो डी वाला है ना, ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन ए, बी और सी को कवर कर लेता है। सो द बेस्ट ऑप्शन ओवर हियर इज मैनेजमेंट हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन डी। अ गुड मैनेजर फोकसेस ऑन, लाओ ये भी हमको ऑप्शंस देख के ही पता लगाना पड़ेगा कि एक अच्छा मैनेजर किस पे फोकस करता है। Prosperity of management, prosperity of employees, prosperity of management and employees, none of the above. अगर कोई एक मैनेजर, वो अच्छा मैनेजर तभी कहलाएगा जब वो अपने मैनेजमेंट और अपने एम्प्लॉयज दोनों की प्रोस्पेरिटी चाहता हो। प्रोस्पेरिटी यानी कि दोनों की तरक्की, ग्रोथ होना चाहिए, मतलब वो चाहेगा कि यार मेरा ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो हो और मेरे एम्प्लॉयज भी प्रॉस्पर हो। आपके एम्प्लॉयज प्रॉस्पर होंगे तो वो खुश होंगे, वो खुश होंगे तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर ले जाने में आपकी और भी ज्यादा मदद करेंगे, एंड आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को मानेंगे।
एंड यही एक मैनेजर, एक लीडर चाहता है कि उसके जो भी एम्प्लॉयज है या जो भी उसके नीचे काम करते हैं, वो उसके विजन को, वो उसके उस जो भी उसका थॉट प्रोसेस है, उसको वो मैच करे और उसके साथ वो काम करे. Managers apply management principles by using creativity. This is related to creativity. क्रिएटिविटी तो एक आर्टिस्ट में ही होती है. मतलब जो जितना ज्यादा क्रिएटिव होता है, हम क्या कहते हैं यार, ये एकदम आर्टिस्टिक पर्सनालिटी है इसकी. ये सो क्रिएटिव, लाइक पेंटिंग हो गया, स्केचिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब किस में कहलाते हैं? आर्ट में कहलाते हैं. इन सब में क्रिएटिविटी चाहिए होती है कि इसमें आप अपना खुद का क्रिएशन क्या करते हो. So this is more is related to artistic personality. So here management is described as an art. Option number B. Liaison with the outside world is the function of. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि liaison का मतलब क्या होता है. Liaison का मतलब होता है to stay in touch and maintain connection and relationship with the outside world. Maintain relation and connection विद द आउटसाइड वर्ल्ड. अब आप ही सोचो यार, ये बाहर की दुनिया से रिलेशन बनाना किसका काम होता है? सोचो सोचो, कौन करेगा? अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब आपका मैनेजर अपने जो उसके सबऑर्डिनेट्स है, वो उनको लीड कर रहा है, वो उनसे काम करवा रहा है. मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो जाके बाहर के रिलेशन को मेंटेन कर सके. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. लाइक हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखा है कि वो बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे थे अपने इनिशियल ईयर्स में. तो सबको लगता था वो सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में घूमना चाहते हैं, अभी अभी प्राइम मिनिस्टर बने. ऐसा नहीं है. ही वॉज गोइंग आउटसाइड, ही वॉज ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज एंड वहां से वो बहुत अच्छे अच्छे अपने रिलेशंस मेंटेन कर रहे थे. वो कहाँ पे आते हैं? टॉप लेवल पे आते हैं. तो ये किसका फंक्शन होता है? टॉप लेवल का काम होता है. तो ऑर्गेनाइजेशन में भी आप देखना, आपका जो एमडी होगा, सीई होगा, चेयरमैन होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट होगा, वो सारे सोशल गैदरिंग्स अटेंड करेगा, वो वहां पे प्रेजेंट रहेगा एज वो अपनी कंपनी को शो कर रहा है, वो अपनी कंपनी को प्रेजेंट कर रहा है पूरी दुनिया के सामने. तो सबसे अच्छा रिलेशन बनाने का काम टॉप लेवल का ही होता है. Providing good working conditions and ensuring quality work is the function of. आप क्या प्रोवाइड करना चाहते हो? अच्छी वर्किंग कंडीशंस, यानी कि एक अच्छा एनवायरनमेंट. और आप क्या प्रोवाइड कराना चाहते हो? क्वालिटी वर्क. ये दोनों काम कौन दे सकता है? हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाते हैं? वर्किंग कंडीशंस, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस टॉप लेवल बनाते हैं, सारी पॉलिसीज वो आगे पास ऑन करते हैं. बट एक अच्छी वर्किंग कंडीशंस एंड क्वालिटी वर्क्स, ये किसके लिए किया जाएगा? ये हमारे वर्कर्स के लिए किया जाएगा, जो एक्चुअल में हमारी मैन पावर है, जो एक्चुअली हमारा प्रोडक्शन का काम कर रही है, वो ये करेंगे. और उनके ऊपर कौन होते हैं? उनके सुपरवाइजर्स होते हैं. तो वो सुपरवाइजर्स ही ये ध्यान में रखेंगे कि एक अच्छी वर्किंग कंडीशन और क्वालिटी वर्क वो प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने वर्कर्स को, ताकि वो बेस्ट से बेस्ट आउटपुट दे. सो ये ध्यान रखना कि हमारे वर्कर्स को देते हैं ताकि अच्छे से अच्छा वो काम करके हमको दे. एंड ये हमारे वर्कर्स को रेगुलेट कौन करते हैं? उनके सुपरवाइजर्स रेगुलेट करते हैं. तो वो कौन सा लेवल होता है? सुपरवाइजरी लेवल. As top level is responsible for the welfare and operation of whole organization, middle level is responsible for the welfare and operation of. Think about it. टॉप लेवल का क्या काम है? पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखना. जो मिडिल लेवल में मैनेजर्स आते हैं, वो क्या करेंगे? सी, ये जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सब मिडिल लेवल में आते हैं. तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये डिपार्टमेंट्स को ध्यान में रखने के लिए, ये डिपार्टमेंट के ऑपरेशंस को रेगुलेट करने के लिए, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिडिल लेवल की. देखो, वर्कर्स को तो कौन रेगुलेट करता है? सुपरवाइजरी लेवल. और डिपार्टमेंट्स, ये जो इंडिविजुअली डिपार्टमेंट बनते हैं ना, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, इसका ध्यान कौन रखेगा? ये मिडिल लेवल रखेगा. कोऑर्डिनेशन इज a function of management, an essence of management, part of management, none of the above. Well, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल एक फंक्शन की तरह ही मैनेजमेंट में उसको ट्रीट किया जाता है. कोऑर्डिनेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता आपके ऑर्गेनाइजेशन में. लेकिन कोऑर्डिनेशन में एक लाइन है, दैट कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट.
एसेंस का क्या मतलब हो गया कि अगर एसेंस ही नहीं होगा तो सारा मजा ही खत्म हो जाएगा। वो चीज आपकी इतनी अच्छी नहीं होगी, मतलब इसके बिना पूरा मैनेजमेंट अधूरा है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप डांस अगर आपने परफॉर्म किया है, अब आप देखो अगर आपस में सारे डांसर्स के बीच वो कोऑर्डिनेशन, वो तालमेल नहीं होगा ना, तो वो डांस कम कचरा ज्यादा लगेगा। तो सेम चीज ऐसा है कि आपने कितना भी अच्छा मैनेजमेंट कर लो, वो मैनेजमेंट अच्छा तब तक नहीं कहलाएगा जब तक आपके सारे एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, वर्कर्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, सबके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना हो। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये तो बाय हार्ट आपको लाइन लर्न हो जानी चाहिए। Which work, which function of management ensures work accomplishment as per plan? मतलब आपको ये फंक्शंस कौन कौन से मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड इवन कोऑर्डिनेशन भी एक फंक्शन ही है, बट मोर ऑफ द सेंस उसको एसेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी कि उसके बिना तो हो ही नहीं सकता मैनेजमेंट। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि वर्क अकम्प्लिशमेंट एज पर प्लान कौन से फंक्शन का काम है। वर्क अकम्प्लिशमेंट का क्या मतलब हुआ कि आपने तो काम कर दिया एज पर प्लान, यानी कि जो आपने प्लानिंग की थी वैसा काम हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपको कहाँ से पता चलेगा। प्लानिंग, प्लानिंग में आप क्या करते हो, चीजें प्लान करते हो, पर यहाँ पे तो काम ही हो गया एज पर प्लान, तो प्लानिंग में तो है ही नहीं। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में आप सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हो, स्टाफिंग में उसके रिक्वायर्ड जो भी मैन पावर, ह्यूमन पावर होती है उसको हायरिंग करना, डायरेक्टिंग यानी कि उनको ऑर्डर्स देना, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जो हमने प्लान किया था एक्चुअल में वैसा काम हुआ है या नहीं हुआ है। Oh, so this is what? This is controlling that work has been accomplished as per plan or not. So option number C. Now, next question. The process by which a manager integrates and synchronizes the activities of different department is called. आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो यानी कि सबको जोड़ के रख रहे हो, एंड सिंक्रोनाइज कर रहे हो यानी कि आपस में आप उनके बीच में क्या कर रहे हो, सिंक लेके आ रहे हो, अच्छा तालमेल लेके आ रहे हो। डांस, सिंग, सिंक्रोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, अभी अभी हमने बात की थी। तो कोऑर्डिनेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मैनेजर क्या करता है, सारे इंटीग्रेट और सिंक्रोनाइज करता है सारे डिपार्टमेंट, सारे एक्टिविटीज डिपार्टमेंट की। कोऑर्डिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? परफॉर्मिंग और डीलिंग विद अ सिंगल फंक्शन, परफॉर्मिंग और डीलिंग विद मल्टीपल फंक्शन, परफॉर्मिंग और डीलिंग विद मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। व्हाट डू यू थिंक? देखो अकेले में तो कभी भी कोऑर्डिनेशन की नीड नहीं है, जब एक से ज्यादा काम होते हैं ना तभी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। सो सिंगल फंक्शन में तो इतना आपको कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए, लेकिन जब आप मल्टीपल फंक्शंस कैरी आउट कर रहे हो तब आपको कोऑर्डिनेशन की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सिंगल फंक्शन में आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। All the businessmen prefer their children to do MBA and then join business. This is related to, आजकल ये बहुत ज़्यादा चलन है कि यार हम हमारे बच्चे को MBA कराएंगे, यूजुअली यूके, लंदन कहीं बाहर से भेजेंगे, उसको बाहर से MBA कराएंगे, फिर वो आके उसको क्या हमारा बिजनेस ही संभालना है। वेल दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट आजकल ऐसा क्यों चलने लगा है? क्योंकि आजकल मैनेजमेंट को हम किसकी तरह ट्रीट करने लग गए हैं, हम MBA करते हैं, हम जॉब करते हैं, हम प्रोफेशनल्स की तरह रहते हैं, हम आईआईएम से एमबीए करना चाहते हैं। तो मैनेजमेंट को आजकल हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, प्रोफेशन की तरह। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा, मतलब जितने भी पेरेंट्स हैं जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो मोस्टली यही चाहते हैं कि उनका बच्चा एमबीए करे, उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, उसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच, उसको आइडिया हो कि बिजनेस को कैसे संभालना है, उसके बाद ही वो बिजनेस में है। आजकल वो जमाना चला गया कि यार जस्ट बिकॉज ये हमारे घर का बच्चा है, हमारे यहाँ सब बिजनेस कर रहे हैं, तो ये भी हमारा बिजनेस स्ट्रेट अवे संभाल लेगा। आजकल सब प्रेफर करते हैं आप अच्छी जगह से एमबीए करो, अच्छे से सीखो, जॉब लो, थोड़ा एक्सपीरियंस लो, प्रोफेशनल की तरह बिहेव करो, फिर प्रोफेशनल वे में आप हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाना, बिकॉज मैनेजमेंट इज नाउ कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन। Ankita is engaged in manufacturing chocolates and biscuits by using environment friendly methods of production. Which management objective is used here? Individual objective, organizational objective, social objective या economic objective? देखो चॉकलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, वेरी गुड, बाय यूजिंग
एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो किसके बारे में सोच रही है, एनवायरमेंट के बारे में। मतलब वो अपनी सोसाइटी के बारे में सोच रही है। वो चाहती है कि उसके आसपास की सोसाइटी एकदम सेफ रहे, किसी भी तरह से पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए। सो शी इज, her objective over here is social objective. Option number C. In order to enter into profession, one has to acquire an educational degree by clearing specified exam conducted by registered institutes. Which feature of profession is revealed here? यानी कि प्रोफेशन के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उनमें से कौन सा वाला। यहाँ इसने क्या बोला है कि आपको एक्वायर करना पड़ेगा एक एजुकेशनल डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी अच्छी कंपनी में मैनेजर बनना है, तो दे विल आस्क यू कि आपने कौन सी कॉलेज से एमबीए किया है, आपने एमबीए किया है कि नहीं किया, यानी कि आपके पास वो है या नहीं है। अब एमबीए आपको कॉलेजेस से करने के लिए क्या होगा, कैट और ये दूसरे एग्जाम्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, आपको वो फाइट करने पड़ेंगे, ताकि आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो वहां पे आपको मौका मिल जाए। तो ये कौन सा फीचर है, अगर आपको टेस्ट देना पड़ेगा, इसका मतलब हर कोई आईआईएम में एडमिशन नहीं ले सकता, हर कोई आईआईएम अहमदाबाद से नहीं कर सकता। तो वहां पे इसका मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, एवरीबडी इज नॉट अलाउड ओवर देयर। आपको कैट का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आपको इंटरव्यूज क्लियर करने पड़ेंगे, अगर आप सेलेक्ट होते हो, आप टॉप आते हो, तो ही आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। Which level of management is concerned to coordinate the activities of different departments according to overall objectives? मतलब जो सारी एक्टिविटीज है सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, उसको कोऑर्डिनेट, मतलब उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे। जस्ट थिंक अबाउट इट, आपका घर है, ठीक है, आपके घर में सबसे ऊपर दादा दादी है, आपके मम्मी पापा है, फिर आप लोग हो, और बहुत सारे बच्चे हो, आपके कजन्स, सब आप लोग एक ही घर में रहते हैं। तो उस घर में एक यूनिटी, एक कोऑर्डिनेशन सबके बीच में बना रहे, वो आपके दादा दादी के ही हाथ में होता है। वही चाहते हैं, वही आपको अच्छे से गाइडेंस देके अपनी मेंटोरशिप में रख के आपके सबके बीच में अच्छे से अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे। तो वो हमारे कौन से हैं, टॉप लेवल के लोग हैं। ऐसे ही सेम हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में भी क्या होता है, जो सारे टॉप लेवल के लोग हैं वही कोशिश करेंगे कि जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स किसमें आता है, मिडिल लेवल में, उन सब में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे। तो उनके ऊपर, मतलब देखो, ऑब्वियसली अगर आपके और आपके भाई या बहन के से आपका झगड़ा हो गया, तो ऑब्वियसली आप उसकी तो बात नहीं मानोगे, आप किसकी बात मानोगे, जो आपसे ऊपर है, यानी कि आपके मम्मी पापा। अगर मम्मी पापा में झगड़ा हो गया तो वो आपकी तो बात बिल्कुल नहीं सुनने वाले, वो किसकी सुनेंगे, जो उनसे ऊपर है, आपके दादा दादी। सो अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन लाना है, तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, डिपार्टमेंट्स कहाँ है, मिडिल लेवल में है। अगर इनके बीच कोऑर्डिनेशन लाना है तो कौन लाएगा, जो इनसे ऊपर बैठा है, यानी कि टॉप लेवल का आदमी। Now, next question. It involves leading, influencing, and motivating the employees to perform the assigned task. Name the function of management highlighted above. वापस ये किसी ना किसी की डेफिनेशन दे रखी है, ये किसकी डेफिनेशन है आपको ये देखना है। इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द असाइंड टास्क, यानी कि आपने उनको जो टास्क दिया है, वो टास्क वो अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। लीडिंग का क्या मतलब हुआ, लीडरशिप। इन्फ्लुएंसिंग का क्या मतलब हुआ कि आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो फॉर द अदर आउटसाइड पीपल, वो आपको देख के इन्फ्लुएंस होंगे। एंड मोटिवेटिंग का क्या मतलब हुआ कि यू आर स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। तो इन सब में कॉमन ये है कि आप कोई ना कोई डायरेक्शन दे रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, ताकि जो उनको काम दे रखा है वो काम वो करे। तो आप क्या कर रहे हो, उनको लीड भी कर रहे हो, इन्फ्लुएंस भी कर रहे हो, मोटिवेट भी कर रहे हो, ताकि जो भी टास्क असाइन किया है, असाइन टास्क का क्या मतलब हुआ, जो भी आपने उनको डायरेक्शन दिए हैं, वो डायरेक्शंस को वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो इट कम्स अंडर डायरेक्टिंग। To exploit fully the growth potential of the organization, management is talking about which objective? मतलब एक्सप्लॉइट फुल्ली द ग्रोथ पोटेंशियल, यानी कि हम सब इंडिविजुअल्स में काफी पोटेंशियल होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम उसका यूज ही नहीं करते। हमारा कितनी बार तो पोटेंशियल अनयूज बेचारा ऐसे ही डिप्रिशिएट हो जाता है पड़ा पड़ा। ये किसका ऑब्जेक्टिव या ये किसका काम है कि जो भी है ना पोटेंशियल है एक इंडिविजुअल का, उसको आप कंप्लीटली, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपके बिजनेस में उसको बेनिफिट मिल सके। कब उससे हमारी, देखो, अगर एम्प्लॉयज यूटिलाइज करेंगे अपनी पोटेंशियल को, तो अल्टीमेटली फायदा किसको होगा, बिजनेस को होगा।
राइट और नॉट? इससे हमारी क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी। जितने ज्यादा एम्प्लॉयज अच्छे, उतना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा। यानी कि इससे बेनिफिट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का बेनिफिट है इससे। तो जब भी हम फुल्ली जितना भी ग्रोथ पोटेंशियल अगर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन का यूज करते हैं, तो उससे बेनिफिट किसको मिलेगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। अब हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जितना हो सकता है उतने क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे। Management has to see that tasks are completed and goals are achieved with the least amount of resources. Tasks are completed, goals are achieved with the least amount of resources at a minimum cost. ऐसे कौन से दो कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने इनिशियली क्लास में आपसे डिस्कस किया था, टास्क, टारगेट, ऑन टाइम, मिनिमम कॉस्ट, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये दोनों पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे बात कर रखी है। Successful organizations do not achieve their goals by chance, but by following a deliberate process called, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि यार तुक्का लग गया, इसने ये कंपनी ऐसी ओवरनाइट सक्सेस मिली, ऐसा कुछ नहीं होता, इसकी किस्मत अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं होता। उस कंपनी का एक अच्छा मैनेजमेंट होता है, वहां पे इंटेंशनली वो ये लोग काम करते हैं, उनका मैनेजमेंट अच्छा होता है, इसीलिए उसको सक्सेस मिलती है। बिना अच्छे मैनेजमेंट के तो आजकल एक छोटी मोटी शादी या पार्टी भी अच्छी सक्सेसफुल नहीं रहती, तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे सक्सेस पा सकती है। Human resources are an organization's greatest asset. Despite all development in technology, getting work done from people is still a major task of manager. Identify the dimension of management being described above. अब मैनेजमेंट में तीन डायमेंशंस होते हैं, देर आर थ्री डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट। एक डायमेंशन, डायमेंशन मतलब तीन अलग अलग साइड्स, उसको डायमेंशन कहते हैं। एक होता है मैनेजमेंट पूरा काम का, जो भी हमें काम करने हैं वो हमने प्रॉपरली मैनेज किया नहीं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट लोगों का, ऑफ पीपल। एंड देन मैनेजमेंट है ऑपरेशंस का, जो भी हमें उसके अंदर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑपरेशंस कैरीड आउट हो रहे हैं उनसे रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने क्या बात की है, ह्यूमन रिसोर्सेज आर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट असेट। यहाँ हमने ह्यूमंस की बात की है, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की है। मतलब नो डाउट टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन लोगों से काम कराना, गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल, ये एक बहुत बड़ा टास्क है और एक बहुत बड़ी स्किल है। सो यहाँ पे हम किसकी बात करें, here we are talking about management of people, ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं ना, दैट मीन्स हमारे लोग। Management always work by keeping an end result or aim of the organization. All activities of managers are directing towards the end results. It is related to which feature of management. मतलब यहाँ पे जितने भी end result की बात कर रहे हैं, aim of the organization, end result, aim, यानी कि एटलीस्ट हमको एट लास्ट जाना कहाँ है, यानी कि हमारा गोल क्या है। तो यहाँ पे क्या बात करें, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड है तभी तो हम एंड रिजल्ट की बात कर रहे हैं, वही हमारा गोल होता है। नहीं, जस्ट फॉर एग्जांपल इसको और अच्छे से सोच लो, तो एक फुटबॉल का ग्राउंड है, बॉल को हमें एक तरफ से दूसरी तरफ सीधा गोल के अंदर डालना है, वही तो हमारा एंड रिजल्ट है ना। टू अचीव द सक्सेस, हमारा हमारा गोल अचीव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधिका इज engaged in manufacturing of earthen coolers। earthen coolers कौन से, वो जो मिट्टी वाले बर्तन होते हैं ना, क्या बोलते हैं, सिकोरे, हाँ। बाय यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब एनवायरमेंटल फ्रेंडली यानी कि जब भी आप सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो, एनवायरमेंट के बारे में सोच रहे हो, आपका खुद का कोई पर्सनल यहाँ पे मोटिव नहीं है। यहाँ पे आपका ये मोटिव है कि यार मैं कुछ भी काम करूँ, मेरे एनवायरमेंट, कोई भी तरह का पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, मेरे एनवायरमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स यू आर थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी, इट्स अ सोशल ऑब्जेक्टिव। Ankita has started a new business of providing organic vegetables and fruits. What she is providing? Organic vegetables and fruits. Although she is not having many competitors, यानी कि अभी मार्केट में उसके लेवल का कोई कंपटीशन नहीं है, यानी कि कोई और अभी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का काम नहीं करा, बट स्टिल शी इज ट्राइंग टू ऑफर गुड्स एट मिनिमम प्राइस। वो चाहे तो कम कंपटीशन होने की वजह से अच्छा प्राइस चार्ज कर सकती है, लेकिन वो अभी भी प्राइस कम चार्ज कर रही है, सो दैट शी इज एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट। तो पहला तो उसका क्या है, सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव है। एंड मेक श्योर पीपल विथ लिमिटेड इनकम कैन ऑल्सो अफोर्ड हर वेजीज एंड फ्रूट्स। यानी कि यहाँ पे
एक तो वो चाहती है कि वो सर्वाइव हो सके, इवन तो उसके कॉम्पिटिटर्स नहीं, वो ज्यादा पैसा मांग सकती है, लेकिन फिर भी उसका मोटिव क्या है? एक तो ताकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहे, वो सरवाइव कर सके, एंड दूसरा, दूसरे लोग भी उसकी वेजीज को अफोर्ड कर सके, यानी कि उनको क्वालिटी मिलनी चाहिए, अच्छी वेजीज मिलनी चाहिए, ऑर्गेनिक मिलनी चाहिए, बट अफोर्डेबल प्राइस पे। तो यहाँ पे वो लोगों के बारे में, दूसरों के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोच रही है। यानी कि एक तो उसका सोशल ऑब्जेक्टिव है ही है सोसाइटी के बारे में सोचना, और दूसरा वो चाहती है कि यार वो सरवाइव भी कर सके। क्यों? क्योंकि एक नई चीज है ना, लोगों को अभी इतना ऑर्गेनिक के बारे में पता नहीं है, तो वो चाहती है कि यार मैं सरवाइव भी कर सकूं, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी चलती रहे। कौन से दो ऑब्जेक्टिव है? ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसका यहाँ पे कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो है ही नहीं ना, वो चाहती है उसकी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहे, और वो चाहती है कि सोसाइटी भी अफोर्ड कर सके। On introduction of any changes in the organization, all employees hesitate to accept changes. Managers convince the employees and guide them to adopt the changes willingly. अभी कोई भी आप नया चेंज लाओगे तो सबको डर लगेगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि यार कुछ नया है, सबको लगता है जो रूटीन में काम चल रहा है वही चलता रहे। क्यों? क्योंकि हमें उसकी आदत हो गई है, हमें वो काम करना आता है, हमें उसमें कोई भी डर या रिस्क नहीं लगता। बट जो जरूरत है, जब कुछ नया आता है मार्केट में, जब हमें उसकी जरूरत होती है, तो हमें उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम किसका होता है? मैनेजर का होता है, कि उसी को एम्प्लॉयज को कन्विंस करना है और उनको गाइड करना है कि ये नया काम वो किस तरीके से कर सकते हैं, एंड इससे उनका काम इजी होने वाला है। सो दिस इज रिलेटेड टू विच इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे आपको क्या पता चल रहा है? देखो, चेंजेस यानी कि कुछ ना कुछ तो बदलता ही रहेगा। चेंजेस का मतलब ही क्या होता है? कि डायनामिक होना। जैसे आपने कभी सुना होगा ना कि यार इस पर्सन की पर्सनालिटी बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी, मतलब किसी भी मौसम, किसी भी जगह वो बंदा एडजस्ट हो जाता है, अपने आप को चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल गिरगिटी समझ लो, गिरगिटी तरह रंग बदल देता है जहां जैसी जरूरत होती है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? कि मैनेजमेंट क्या होता है? इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसके लिए हमें फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। एक डायनामिक एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी एनवायरनमेंट अपने आप में ही डायनामिक होता है, कुछ ना कुछ नई परिस्थिति, चेंजेस आते रहते हैं, और हमको उन चेंजेस को अडेप्ट और एक्सेप्ट करना पड़ता है। नाउ जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी आप लोगों के क्या चेंज आया? एमसीक्यूज टर्म वन होने लगा। पहले तो ऐसे नहीं होते थे। देन लास्ट 2 ईयर से क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है। हम कभी ऑनलाइन, हमने हमारी स्कूलिंग की नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? लास्ट 2 ईयर से कर रहे हैं। यही तो बात है कि सोसाइटी चेंज होती रहती है, सो वी हैव टू बी डायनामिक। In order to become a lawyer, one has to register himself as a member of Bar Council of India, which feature of profession being revealed here. आपको किसमें मेंबर बनना है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि वो एक ही होती है। और ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? ये एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सीए करते हो, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपको आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मेंबर बनना पड़ता है। वो उसकी प्रोफेशनल एसोसिएशन है। अगर आप लॉयर की पढ़ाई करते हो तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है, उसकी प्रोफेशनल एसोसिएशन। आजकल तो मैनेजर्स की भी ऐसी प्रोफेशनल एसोसिएशन बन रही है, उनको सारे मैनेजर्स को एक जगह रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ प्रोफेशनल एसोसिएशन। स्टेट द कॉमन फीचर ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो तीनों में कॉमन है, और वही चीज मैनेजमेंट में भी है। तो हमें एक कॉमन फीचर साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन का बताना है, जो वापस मैनेजमेंट में भी है, यानी कि मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, ईच वन ऑफ देम। देखते हैं कौन सी है। पहला ऑप्शन क्या कहता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका क्या मतलब हुआ? दैट देयर इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज जो भी रिक्वायर्ड है। वही इसका मतलब हुआ कि देयर इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि कोई भी चीज, कोई भी फील्ड का अगर आपको नॉलेज एक्वायर करना है, तो आपके लिए, उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल है थ्योरी में, वो आपके पास पड़ा है। तो यस, साइंस में तो होता ही, आर्ट में होता है, प्रोफेशन में होता है, मैनेजमेंट में भी होता है ना। आजकल मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है एमबीए की, तो आपके पास एक पूरा थ्योरेटिकल बेस भी रहता है। तो हाँ यार, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, इस ऑप्शन को अपन कंसिडर में कर सकते हैं। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ऑप्शन नंबर बी। नाउ जो भी आर्टिस्ट है, उसको रिक्वायर होती है रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। तो आर्ट में तो ये जरूरत है, बट साइंस में ऐसी कोई प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं होती है।
और ना ही प्रोफेशन में ऐसी कोई प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। तो यार ये तो साइंस और प्रोफेशन में ही नहीं है, प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिविटी तो आर्ट में रिक्वायर्ड होती है, तो ये तो आउटराइट रिजेक्ट हो गया। यूज ऑफ एथिकल कोड्स। नाउ अब आप ये सोचो, एथिकल कोड्स किस किस में होते हैं? एथिकल कोड्स हमेशा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फिक्स होते हैं और वो सब पे बाइंडिंग होते हैं, उनके सारे मेंबर्स पे। उनको वो, जैसे अभी हमने लॉयर्स की बात की, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो उनको सारे एथिकल कोड्स जो भी बार काउंसिल के हैं उनको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो उसको फॉलो नहीं करते तो उन पे एक्शन लिया जाता है और उनसे उनकी मेंबरशिप भी विड्रॉ करवा दी जाती है। पर ऐसे कोई एथिकल कोड्स मैनेजमेंट में नहीं होते, साइंस और आर्ट में भी नहीं होते। यूनिवर्सल वैलिडिटी। नाउ अब आर्ट में कभी भी कोई यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होगी, आर्ट तो पर्सन टू पर्सन भी बहुत डिफर करता है। तो फिर यूनिवर्सली तो आर्ट सेम हो ही नहीं सकता। यानी कि आप देख लो ना, हर कल्चर का आर्ट, हर जगह का डांस, पेंटिंग, सिंगिंग, फोक म्यूजिक, फोक डांस, सब कुछ अलग होता है। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी आर्ट की तो होती नहीं। तो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ही है जो साइंस, आर्ट, प्रोफेशन और मैनेजमेंट इन सब में है। सो ऑप्शन ए। As middle level of management make sure that department has the necessary personnel or employees, which level of management make sure right number of workers are there and they are having good working condition? थोड़ा रिपीटेटिव है ये क्वेश्चन, तो अभी समझो कि ये क्या बोल रहा है। As middle level of management make sure that department has the necessary personnel और employees, personnel यानी कि जो भी human resource उनको चाहिए वो उनके पास है। तो कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो मेक श्योर करता है दैट राइट नंबर ऑफ वर्कर्स आर देयर एंड दे आर हैविंग गुड वर्किंग कंडीशंस? ये हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इट्स द सुपरवाइजरी लेवल। क्योंकि वर्कर्स को कौन सुपरवाइज करता है? उनके जो भी सुपरवाइजर्स होते हैं, तो वो लेवल है, वही इंश्योर करता है कि अच्छी वर्किंग कंडीशंस है एंड जितने भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स है वो भी उनके पास है। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा रिपीटेटिव था ये क्वेश्चन। If superintendent belongs to supervisory level, the plant superintendent will belong to, मतलब सुपरिटेंडेंट ये है तो फिर इसके ऊपर आ गया ना प्लांट सुपरिटेंडेंट, मतलब वो इस प्लांट का क्या है? हेड है। तो सुपरिटेंडेंट तो सबसे लोअर लेवल हो गया, तो उसके जस्ट ऊपर वाला कौन आ जाएगा? मिडिल लेवल में आ जाएगा ना। वो जो ट्रायंगल बनता है ना, टॉप लेवल का, मिडिल लेवल का एंड सुपरवाइजरी लेवल का, सो इट कम्स इन मिडिल लेवल। It bridges the gap between where we are and where we want to go। बहुत ही ज्यादा फेमस डायलॉग आप कह सकते हो बिजनेस स्टडीज में। ये आपने काफी बार पढ़ा होगा और आगे पढ़ोगे। सो प्लानिंग, सोचो सोचो, प्लानिंग की तो डेफिनेशन है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। इसीलिए तो हम चीजें प्लान करते हैं। कोई ट्रिप भी प्लान करनी होगी या कोई काम भी प्लान करना होगा, या इन फ्यूचर में हमें हमारी पूरी लाइफ अगर प्लान करनी है, तो आज हम कहाँ हैं और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, वो जो हमारे बीच में गैप है उसमें प्लानिंग जो होता है हमारा, वो एक ब्रिज की तरह काम करता है। इट स्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। देखो, रिपोर्टिंग रिलेट्स टू अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशंस, ठीक है। तो रिपोर्टिंग का क्या मतलब हुआ? आप किसको रिपोर्ट करोगे? आपके ऊपर कोई ना कोई आपके ऊपर अथॉरिटी होगी जिसने आपको कुछ काम दिया, अथॉरिटी दी है, तो उसके साथ कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अटैच होगी। तो रिपोर्टिंग मेनली उससे होता है एंड ये तो ऑर्गेनाइजिंग में ही होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम पूरा सेट करते हैं ताकि क्या हो सके, एक स्मूथ फंक्शनिंग हो सके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो वहीं पे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनती है, क्योंकि हम पूरा ऑर्गेनाइजेशन को सेट करते हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की जाती है। सो ऑर्गेनाइजिंग establishes reporting relationship. This concept ensure integration, timing, sequence of efforts so that planned objectives are achieved with minimum conflicts. Identify that concept. क्या लगता है यहाँ पे दो लोगों की बात, दो चीजों की बात की है। एक तो इंटीग्रेशन, टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स, किसके लिए? ताकि ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विथ मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स। इंटीग्रेशन मतलब आपस में एक तालमेल बैठाना, टाइमिंग सबकी सही होनी चाहिए, गॉट इट, यही होता है। एंड whenever you perform a group dance, then what is the first thing which we requires? सबके बीच क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन, गॉट इट। कोऑर्डिनेशन में हमें क्या चाहिए? प्रॉपर टाइमिंग, सीक्वेंस, सब कुछ कवर हो जाता है इसी के अंदर। मैंने आपको बताया था, जब भी आप कोई डांस करोगे, कोऑर्डिनेशन में आप देख लेना, इंटीग्रेशन भी होना चाहिए, टाइमिंग भी सबकी एक जैसी होनी चाहिए और सबके एफर्ट्स बराबर होने चाहिए। मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि कम से कम झगड़ा हो। तो जब सब में कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, इवन कोई भी एक टीम वर्क भी हम करते हैं,
कोई गेम भी आप खेल लो ना यार, क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा ना, तब कभी भी वो मैच नहीं जीत पाओगे, आप कभी भी वो काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो जब कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है तो वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम ही होते हैं। Which concept act as binding force for all the departments? एक दूसरे को कौन बांध के रखता है? अगेन इट्स कोऑर्डिनेशन ओनली। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच द मैनेजर, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच द मैनेजर synchronizes the activities of different departments। वो आपस में क्या करते हैं? एक सिंक्रोनाइज लेके आता है, किसमें? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो ये किसकी तरह काम करता है? एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है। तो कौन है? कोऑर्डिनेशन है। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मैंने कवर किए हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं एज सीबीएसई का एग्जाम है। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पे हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। ये नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा है, मतलब सब क्वेश्चन होंगे, कोई एक ऐसा होगा जिसमें से, मतलब सब फंक्शंस होंगे बट कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो फंक्शन नहीं होगा मैनेजमेंट का। प्लानिंग बिल्कुल फंक्शन है, स्टाफिंग भी है, कोऑपरेटिंग सुना हुआ नहीं लगता, कंट्रोलिंग बिल्कुल है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एक बार के लिए कोऑर्डिनेशन भी एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, बट कोऑपरेटिंग नहीं है। कोऑपरेटिंग का क्या मतलब हुआ? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या देखना है कि क्या नहीं है। तो ऑप्शन सी मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, तो हमारा सही आंसर तो सी हुआ। इसे कहते हैं नेगेटिव वे में क्वेश्चन को पूछना। देखो, कोऑपरेट करना कोई फंक्शन नहीं, कोऑपरेट तो आपस की एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, अ साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस, या नाइदर? अब आप ही सोचो ना, मैनेजमेंट क्या है। देखो भाई, मैनेजमेंट आर्ट भी है और मैनेजमेंट साइंस भी है, दोनों ही है। सो मैनेजमेंट इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, अगेन नेगेटिव क्वेश्चन, यानी कि सारे ऑप्शंस में से ऐसा तीन होंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन कोई एक होगा जो ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। अर्निंग प्रॉफिट, यार बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का। ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली ग्रो ही तो करना चाहते हैं। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा हम सोच सकते हैं, बट हाँ यार, मैनेजमेंट क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट्स भी प्रोवाइड होने चाहिए मार्केट में, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग, यार पॉलिसी बनाना तो कोई मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, पॉलिसी बनाना तो किसका काम है? टॉप लेवल का काम है। ये तो एक प्रोसेस है that involves the setting up of goals and objectives of the organization। ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। पॉलिसी मेकिंग तो क्या है? एक प्रोसेस है जो कौन कैरी आउट करता है? टॉप लेवल कराता है। सो प्रॉफिट अर्न करना, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करना, इवन एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराना एक ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का। बट पॉलिसी बनाना, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ये एक काम है। सो ऑप्शन नंबर डी। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ, अब ये तो मैंने अभी आपसे पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया था। पॉलिसी कौन बनाता है? टॉप लेवल के बनाते हैं, यही तो उनका काम है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे घर में भी कौन डिसाइड करके रखता है? जो हमसे सबसे बड़े हैं, सारी उन्हीं की तो रीति रिवाज, रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं। सो टॉप लेवल मैनेजर का काम है पॉलिसी बनाना। कोऑर्डिनेशन, इट्स एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, हम तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सच एन इजी क्वेश्चन। नाउ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम और ले रहे हैं, जो और एक्स्ट्रा हमें लगता है कि क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इंजेक्ट्स लाइफ इन द ऑर्गेनाइजेशन। यार लाइफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन लेके आएगा? लाइफ मतलब जान, जान किसमें होती है? लोगों में, ह्यूमंस में। तो स्टाफिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या आती है? लाइफ आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ अब हम थोड़ा सा फास्ट रखेंगे, और मैं चाहती हूँ कि आपको साथ साथ में आंसर्स भी लर्न हो जाए, बिकॉज आपके एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इंश्योर्स वर्क अकम्प्लिशमेंट एज पर प्लान। कंट्रोलिंग, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। Which function of management ensures issuing of instruction and orders and also motivate the employees? प्लीज डू नॉट लुक एट ऑप्शंस, आपको आंसर्स नहीं देखना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन सुनना है एंड आपको ये सोचना है कि इसका क्या आंसर हो सकता है, एंड देन यू हैव टू सी कि ग्रीन से हाईलाइट कौन सा है, वही इसका आंसर है। नाउ आई एम स्पीडिंग अप द प्रोसेस। इनिशियली मैंने आपको ये सिखाया कि आपको कैसे आंसर्स देखने हैं, अब आपको क्वेश्चन एंड आंसर साथ में ही मेरे लर्न करने हैं, ताकि आप एग्जाम में
बेस्ट परफॉर्म कर सके और आपके सारे आंसर्स एकदम राइट हो और आपको 100% मार्क्स मिले। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो इंश्योर करता है क्या, इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स, यानी कि आप उनको कोई ना कोई डायरेक्शन दे रहे हो, वो किस में होता है, डायरेक्टिंग में होता है। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टैब्लिशेस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजिंग, assigning duties, grouping tasks, establishing authority and allocating resources is one of the function of management। देखो, ड्यूटीज असाइन करना, टास्क को ग्रुप करना, स्टैब्लिश क्या करना, अथॉरिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पे आप पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सेट कर रहे हो। इसका मतलब ये किस में होता है, ऑर्गेनाइजिंग में होता है। Name the process by which a manager synchronizes the activities of different departments। Sync बैठाना, coordination। Name the process of designing and maintaining an environment in which individuals work together in groups efficiently, accomplishing selected items। Individuals work together to achieve and accomplish a goal। Management, ये हम पहले क्वेश्चन को कर चुके हैं। वापस घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है बट थोड़ा अलग लैंग्वेज में है। Name the function of management, finding out deficiencies in implementation of plans। यानी कि हमें ये देखना है कि हमने जो प्लान किया था वो हमारे प्लान के मुताबिक हुआ है या नहीं हुआ है। यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, डेफिशिएंसीज निकाल रहे हैं कि हमारे प्लान में क्या कमी रह गई, ताकि उस कमी को हम सुधार के अपने नेक्स्ट प्लान में ध्यान रख सके। तो इट्स कंट्रोलिंग, जो सबसे लास्ट फंक्शन होता है ना। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, establishing authority responsibility relationship between superior and subordinates। देखो, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स आपको पता चल जाना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग ही है। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्डरिंग एम्प्लॉयज। आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, आप ऑर्डर कर रहे हो, यानी कि आप उनको डायरेक्शंस दे रहे हो, डायरेक्टिंग। Management does not mean one single activity, but it includes three main activities such as management of work, people and operations। ये तीन dimensions है। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैनेजमेंट का यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, मैनेजमेंट इज पर्सन नहीं, यहाँ पे हम तीन मेन एक्टिविटीज यानी कि तीन डायमेंशंस की बात की है। इसका मतलब मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन गोल एंड ऑब्जेक्टिव एज पर द चेंज इन एनवायरनमेंट। मतलब क्रिकेट की तरह रंग बदलना, यानी कि डायनामिक पर्सनालिटी होना, जहाँ जो जरूरत पड़ी, जहाँ जो मौका मिला, हम उस सिचुएशन के हिसाब से हमने अपने आप को चेंज और मॉडिफाई कर दिया। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स in the organization towards achieving common goal। Name the characteristics of management highlighted above। आप एक तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, यूनाइट कर रहे हो सबके एफर्ट्स, किस लिए यूनाइट कर रहे हो, टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल, यानी कि अगेन इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब हमारा पूरा ध्यान ही क्या है कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव होना चाहिए, हम सारा काम ही उसी के हिसाब से करते हैं। व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब आपको ये देखना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होती है। तो तीन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होती है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो ए बी सी तीनों है, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव। हमारा राइट आंसर डी होगा, क्यों, क्योंकि ये तीनों ही डी में कवर हो चुके हैं। विच कंसेप्ट एक्ट एज बाइंडिंग फोर्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। मतलब एक दूसरे को कौन है जो बाइंड करके रखता है, बाइंड करना, सिंक्रोनाइज करना, इंटीग्रेट करना, कोऑर्डिनेशन का काम है ये। विच ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एम्प्लॉयज के रिलेटेड कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसमें एम्प्लॉयज पे कंसर्न किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में तो हमारा ध्यान ही पूरा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल और ग्रोथ और प्रॉफिट पे। सोशल में हमारा पूरा ध्यान किसकी तरफ होता है, सोसाइटी की तरफ होता है, एम्प्लॉयज की तरफ नहीं होता। इंडिविजुअल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यस, यहाँ पे हमारा ध्यान क्या होता है, हमारे एम्प्लॉयज के टुवर्ड्स होता है कि उनके जो भी इंडिविजुअल एंड पर्सनल गोल्स है वो अचीव हो जाए। सो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कौन सा, इंडिविजुअल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये किसके रिलेटेड है, हमारे एम्प्लॉयज के रिलेटेड है। Which objectives are related to the commitment of the organization towards the society। सोसाइटी की तरफ तो हमें किसको ध्यान रखना है, सोशल ऑब्जेक्टिव, वही ध्यान रखता है हमारी सोसाइटी के टुवर्ड्स। राहुल इज द मैनेजर ऑफ नॉर्दर्न डिवीजन ऑफ अ लार्ज कॉर्पोरेट हाउस, एट व्हाट लेवल डज ही वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो किसका है, वो क्या है, मैनेजर है,
एक पूरे के पूरे डिवीजन का वो मैनेजर है, यानी कि वो मिडिल लेवल में काम करता है। सारे डिपार्टमेंट्स या डिविजन्स के मैनेजर्स मिडिल लेवल पे होते हैं, उसके ऊपर जो होते हैं वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल के लोग होते हैं, और नीचे के जो लोग होते हैं वो सुपरवाइजरी लेवल के होते हैं। तो मैनेजर्स किसी डिवीजन का क्या होगा, मिडिल लेवल में होगा। The father is working in an MNC as a chief operating officer, COO उसको हम बोलेंगे, चीफ, सबसे ऊपर का आदमी है यार, टॉप लेवल, छोटी मोटी बात नहीं करते। नेम द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंगेज्ड इन सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब देखो, अब सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज का क्या मतलब हुआ, एक तरह से आप अपनी टीम को सेलेक्ट कर रहे हो, तो ये काम किसका होगा, टीम को कौन सेलेक्ट करेगा, जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, जो मैनेजर्स होंगे, वो अपनी टीम को डिजाइन करते हैं और वो उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये काम मिडिल लेवल का होता है, अपने एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करने का। मोहन हैज रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ अ फोरमैन इन अ फैक्ट्री। वो पढ़ा है फंक्शनल फोरमैनशिप एंड फोरमैन, यानी कि एकदम जो नीचे के लोग होते हैं ना, लोअर लेवल, ऑपरेशनल लेवल के, सुपरवाइजरी लेवल के, वो होते फोरमैन इन अ फैक्ट्री। यानी कि उसने कौन से लेवल पे काम किया, सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल पे। नेम द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंगेज इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स। आज तक अगर आपने कभी भी एप्पल कंपनी का लॉन्च देखा होगा या कोई और कंपनी का भी लॉन्च देखा होगा, लेकिन ये पढ़ते ही मुझे सबसे पहले स्टीव जॉब्स की याद आती है, क्योंकि वो जिस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं ना, वैसा लॉन्च कोई नहीं करता। यही रीजन है कि लोग एप्पल को इतना ज्यादा पसंद करते हैं, जो विजन, जो थॉट प्रोसेस, या जिस तरह से मार्केटिंग स्टीव जॉब्स करते थे। तो कोई भी न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कौन करेगा मार्केट में, जो उसका टॉप लेवल है वही प्रोडक्ट को, क्योंकि जो टॉप लेवल है ना वही फेस है उस ऑर्गेनाइजेशन का, लोगों से सोशल रिलेशंस वही बना के रखते हैं, तो लोग उनको जानते हैं। ओके, नेम द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंगेज्ड इन डिजाइनिंग अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट कैंपेन टू सेल अ न्यू प्रोडक्ट। अच्छा, ये डिजाइनिंग का काम कौन करेगा, जो भी मार्केटिंग टीम का मैनेजर होगा वही तो ये पूरा काम करेगा, क्योंकि उनको सेल करना है, तो एक अच्छा एडवर्टीजमेंट बनाना, कैंपेनिंग करना, क्या करना है, कैसे करना है, वो कौन करेगा, मार्केटिंग मैनेजर करेगा। यानी कि मार्केटिंग हेड का मैनेजर करेगा, बट वो कौन से लेवल में आता है, मिडिल लेवल में आता है। ओके, सो थैंक यू, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं कवर कर सकती थी मैंने वो इसमें कवर किए हैं। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, हम वहाँ के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।